Collect of Mumbai has declared a public holiday. రేడియో ఇండియాకి రావడానికి ఇండియన్ అయిన జగదీష్ చంద్రబోస్ గారి పాత్ర చాలా ఉందని చెప్పాలి. उत्तर पूर्व सीरिया में तुर्की के लगातार हमलों के बाद ब्रिटेन और स्पेन ने भी उसे हथियारों की आपूर्ति बंद कर दी है. जैसे बिना पानी का जिंदा रहना नामुमकिन होता है, वैसे ही बिना भाषा का जीवन एक साइलेंट फिल्म जैसा रह जाता है. एक लेखक अपनी कलम कभी ना चला पाता, एक कवि की अधूरी कविता और एक शिक्षक का ज्ञान खुद तक ही सीमित रहता. भाषा विभिन्न समुदायों को जोड़ने का काम करती है. एक संपर्क स्थापित करने में साहित्य करता तो है, दो प्रदेश या मनुष्य के बीच. भारतवर्ष में हजारों भाषाओं के बीच में से सिर्फ हिंदी भाषा ही ऐसा स्थान बना पाई है. हिंदी भाषा में करीब 60 आंचलिक उपभाषा के मिश्रण होने के कारण 57% भारतीय इस भाषा का व्यवहार करते हैं. ज्यादातर भारतीय भाषाओं में हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में जानी जाती है. प्रत्येक भारतीय भाषाओं में हिंदी अपनी एक अंदाज में खुद का स्थान सुरक्षित करके लोकप्रियता हासिल कर रही है. मैं सूरदास की दृष्टि बनी, तुलसी हित चिन्मय सृष्टि बनी. मैं मीरा के पद की मिठास, रसखान के नैनों की उजास. मैं हिंदी हूं, मैं सूर्यकांत की अनामिका, मैं पंथ की गुंजन पल्लव हूं. मैं हूं प्रसाद की कामायनी, मैं हूं कबीरा की हूं वाणी. मैं हिंदी हूं. आज की क्लास में हम भारत की राजभाषा नीति के बारे में बात करेंगे और प्रयोजन मूलकता से क्या तात्पर्य. आप सभी जानते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी ये आपके पाठ्यक्रम का एक अंश है. जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले भारत की राजभाषा निर्माण की बात सामने आई. राजभाषा से तात्पर्य है वो भाषा जो सरकारी कामकाज के तौर पर उन प्रदेशों के बीच प्रयुक्त होती है जो केंद्र से जुड़े हुए हैं या केंद्र में हैं. इसके अतिरिक्त भारत के जितने प्रदेश हैं, अलग अलग प्रांत हैं, वहाँ की अपनी प्रांतीय भाषाएं हैं, वो वहाँ की राजभाषाएं हैं. लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा एक भाषा न होकर 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं और उन सभी भाषाओं में हम बातचीत कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं. उनको सरकारी मान्यता प्राप्त है. सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की. ये एकमात्र ऐसा संस्थान था जहां साहित्य और विज्ञान के चर्चित प्रतिष्ठान बने. तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जहां विभिन्न भारतीय भाषा के शिक्षण के कार्य शुरू किए गए. फोर्ट विलियम कॉलेज में भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के विभाग शुरू किए गए. मातृभाषा विभाग सर विलियम कैरी के देखरेख में काम कर रहा था और इसी मातृभाषा विभाग के अंतर्गत हिंदी विभाग की भी स्थापना हुई. कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे पहले हिंदी की पढ़ाई तथा हिंदी का अध्यापन कार्य शुरू हुआ था. 1919 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी का एमए पाठ्यक्रम शुरू किया गया और भारत में सर्वप्रथम हिंदी में एमए करने वाले बंगाली थे डॉक्टर नलिनी मोहन सान्याल और पूरे देश में सबसे पहले हिंदी में पीएचडी उन्होंने ही किया था. श्रीमती राजबाला घोष हिंदी में कहानी लिखने वाली पहली महिला थी. उन्हें सभी बंग महिला के नाम से भी जानते थे. देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार भी कलकत्ता से ही शुरू किया गया. देवनागरी प्रचार के लिए जस्टिस शारदा चरण मित्र ने देवनागर पत्रिका प्रारंभ की. अमृतलाल चक्रवर्ती ने शुरू की थी हिंदी बंग भाषी पत्रिका और रामानंद चटर्जी के विशाल भारत पत्रिका ने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया था. कोलकाता से ही 1826 ईस्वी में भारत का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ हुआ था.
साहित्य के विकास में योगदान देने वालों में एक कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। यह दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है, थी अमर शहीदों की आशा, अब जिंदों की अभिलाषा है। मेवा है इसकी सेवा में, नैनों को कभी न झंपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। 1971 में 36.9% भारतीयों की मातृभाषा हिंदी थी, जो कि 2011 तक 6.6% से बढ़कर 43.6% तक जा पहुंची। आंचलिक और अनुसूचित भाषाओं में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा ही बोली जाती है। 2011 की जनगणना में भाषा से संबंधित आंकड़े बताते हैं कि हिंदी सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। 2001 से 2011 के बीच के 10 सालों में हिंदी बोली जाने वाले लोगों की संख्या में करीब 10 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि 25.19% है। अंग्रेजी और मंदारिन भाषा के बाद हिंदी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। महात्मा गांधी, उनका एक सपना था कि हिंदी के नाम पे एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। चूँकि ऐसा सब जानते हैं कि महात्मा गांधी भले ही गुजरात के थे, लेकिन हिंदी के प्रति उनके मन में बहुत ही अगाध प्रेम था, अगाध श्रद्धा थी, और वो चाहते थे कि हिंदी न सिर्फ राजभाषा बने बल्कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बने। तो उनका जो सपना था कि एक हिंदी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय हो, जो हिंदी के प्रचार प्रसार में, उसके विकास में और ज्ञान के तमाम सारे अनुशासनों को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका अदा करे। हमारा उद्देश्य था कि हिंदी माध्यम में हम ज्ञान के जितने अनुशासन हैं, जो हमारे दूर दराज के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, जो नवयुवक हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो भाषा के माध्यम के चलते नहीं पढ़ पाती हैं, उनको मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई, ये सारे जो ज्ञान के अनुशासन हैं उनको हिंदी माध्यम में उन तक ले जाया जाए। और इवन कानून की पढ़ाई, जो कि ये जितने अनुशासन जिसकी मैंने चर्चा की वो अपने आप में जटिल हैं, लेकिन हिंदी विश्वविद्यालय का जो सपना था वो यही था कि इन सारे जो महत्वपूर्ण जो ज्ञान का अनुशासन हैं, जिनका समाज और देश के निर्माण में बड़ी भूमिका है, उनको हम हिंदी के माध्यम से उसको आगे बढ़ाएं। हमारे देश में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का कहना था कि राजनीतिक आज़ादी से पहले हमें भाषिक आज़ादी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने से हम केवल राजनीतिक तौर पर मुक्त होते हैं। भाषिक आज़ादी पाने पर हम एक पूरे देश को स्वाधीन बना सकते हैं। हम सबको मालूम है बांग्लादेश में भाषा को लेकर युद्ध हुआ और वहाँ के लोगों ने जो भाषा उन पर थोपी जा रही थी उर्दू, उससे मुक्ति का प्रयास किया। इसी सिलसिले में आज़ादी के पहले जिस तरह हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पूरा भारत कटिबद्ध था और पूरे भारत के लोगों में ये विश्वास था कि जब देश आज़ाद होगा तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो शे वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो शे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ए जिंदगी है कौम पे तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ए जिंदगी है कौम पे तो कौम पे लुटाए जा। मेरे शोध का विषय है बंगाल में हिंदी पत्रकारिता में दैनिक विश्वामित्र की भूमिका। जैसा कि हम सभी वाकिफ़ हैं कि बंगाल की भूमि पर हिंदी पत्रकारिता का जन्म हुआ, और न ही यहाँ जन्म हुआ बल्कि यह इसकी कर्म भूमि और इसकी विकास भूमि भी बंगाल रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदी भाषा को एक हिंदी प्रदेश में तवज्जो नहीं मिली, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दैनिक विश्वामित्र अखबार है। तो अभी जब मैं आसाम में कोकराझार गया था तो वहाँ मैंने देखा कि एक बच्चा वो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि तुमने इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीख ली।
क्या तुम्हारे स्कूल में हिंदी की पढ़ाई हो रही है? उसने कहा कि नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, मैंने टीवी और फिल्मों के माध्यम से जो है हिंदी सीखी है। हिंदी चलचित्र और बॉलीवुड का हिंदी भाषा के प्रचार में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1931 में भारत देश में सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग करके प्रथम टॉकी फिल्म बनाई गई थी, आलम आरा। 1931 से शुरू होकर आज भी हिंदी फिल्मों की भारत देश के अंदर तथा देश के बाहर इसका विशेष मूल्यांकन किया जाता है। हिंदी भाषा सिखाने और समझाने का वह एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। हिंदी फिल्में तथा बॉलीवुड के जरिए हिंदी भाषा संपर्क भाषा के रूप में अच्छे से स्थापित हुई है। हिंदी फिल्में, हिंदी चलचित्र, हिंदी नाटक, हिंदी के अखबार, मीडिया में तरह तरह के धारावाहिक, सीरियल्स, इन सब के द्वारा हिंदी व्यापार के असीम संभावनाएं हमारे सामने उपस्थित कर रही है। अभ्यास से ही जो है हम अपने को इम्प्रूव करते हैं, और भाषा तो अभ्यास की ही चीज़ है। यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम भाषा को भूल जाएंगे, और यदि अभ्यास करेंगे तो हम उसमें परिमार्जन कर सकते हैं। और यह परिमार्जन भाषा को सुन करके होता है, भाषा को पढ़ करके होता है, और फिर उसको बोल करके होता है।